तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ, मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब, आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप तमीज के दायरे में, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आरोप मत लगाइए, अपमान कर रहा हूं, आरोप मत लगाइए, गाली दे रहा हूं। सुनिए, ये गलत बात है। मैंने राजकुमार भाटी जी, मुझे किसी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो। हमने तो दरिंदा पैदा कर दिया एक। बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो उसमें मैं नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रोबे का लियाकत नहीं आनी चाहिए। अपमानजनक शब्द किया, व्यक्तिगत नहीं होंगे आप। अपनी बात कहिए, मैंने रोका नहीं है, पर अपनी बात में रोबे का लियाकत को मत लाना। अब आगे बढ़िए, बोलने दो, एक बात और अपनी बात खत्म कीजिए, पर रोबे का लियाकत से दूरी बना के रखिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। हाँ, रखिए अगर अपना राजकुमार भाटी एडवाइजर है तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत दीजिए ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। जी, मुझे जो कहना था, शालीनता से मैं बात कर रहा हूं, मैं तरीके से आपको समझा चुकी हैं। क्या धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको, अरे मैं भी समझा रहा हूं आपको, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। आप एक वाह करेंगे, मैं तीन वाह कर सकती हूं, और हम चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, मैंने अच्छा वो टिक वाला उदाहरण अभी रोबे का लियाकत नहीं तो कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? राजकुमार भाटी जी, शांतनु गुप्ता से जो सवाल पूछ रहा था वो कौन था? यहाँ कोई और आकर बात कर रहा था। देखिए आप गलत, आप बिल्कुल गलत मेरे खिलाफ बोल रही हैं, आप मुझे गलत अपमानित कर रही हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया। गजब। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहन हैं, आपने मुझ पर आरोप लगाए हैं और मैं उन आरोपों को लेने से इनकार करती हूँ। रुकिए, एक सेकंड ब्रेक नहीं होगा, एक सेकंड। राजकुमार भाटी जी, अब अपनी बात खत्म कीजिए। मैं ब्रेक लूं उससे पहले आप अपनी बात खत्म कीजिए। मेरी बात खत्म होगी। अब अगर आपको इतना बुरा लगा तो मैंने उदाहरण रूबिका का दे दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था, मैं अपना नाम रख देता हूं उसकी जगह। मैं केवल एक उदाहरण देकर बता रहा था। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया तो नाम नहीं चेंज करते हैं एडवाइजर का, अगर एडवाइज लेते हैं किसी से। मैं केवल ये उदाहरण आपको दे रहा था। अगर समाजवादी पार्टी किसी से सलाह लेगी, प्रमोद कृष्णन से सलाह लेगी, तो पार्टी का नाम प्रमोद कृष्णन समाजवादी पार्टी नहीं रख देगी। मैं केवल ये उदाहरण दे रहा था, जो आपको बुरा लगा उसके लिए माफी चाहता हूं। हो सकता है मैंने शब्द जल्दी में प्रयोग कर दिया। क्या इस पर सुनिए ना, सुनिए। शांति बच्चा, शांति। देख रहा था एक घरेलू महिला से, मुझे ज्यादा पढ़ी लिखी भी वो नहीं लग रही थी, आम महिला थी, पॉलिटिकल भी नहीं थी। उन्होंने पूछा राजीव रंजन ने कि बताओ, तो कह रही चीनी माल की और मोदी की गारंटी की, मोदी के वादे की कोई गारंटी नहीं है। जी, तो ये तो मोदी जी का वादा, वो है नारा है 400 पार। ये मनोविज्ञान है, आदमी जितना डरता है उतनी लंबी फेंकता है। अब इन्होंने थोड़े दिन, 1 साल पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ, मोदी जी ने वहां जाकर नारा दिया था अब की बार 200 पार, 66 पे अटक गए। 200 पार का नारा था, 66 पे अटक गए। इनका 400 पार के नारे पे खुद मोदी जी को विश्वास नहीं है। और किस कलर की चड्डी पहने थे की तो बात छोड़ो, किसी को विश्वास नहीं है कि 400 तक ये छू सकते हैं। ये हर स्टेट में इनकी सीटें कम हो रही हैं, हर स्टेट में। गुजरात में भी इनकी सीटें कम हो रही हैं। गढ़ है मोदी जी का, गारंटी से यूं कम हो रही हैं। और एक बात और बताऊं, कम हो रही है और बताऊं, नहीं कितनी तो कोई ज्योतिषी बता सकता है,
लेकिन माहौल देख के बोल रहे कम, माहौल देख के हम ये कह सकते हैं में सीटें बढ़ेंगी उसके हिसाब। माहौल देखो, मैं एक शब्द नहीं बोलो, बिल्कुल आप दोनों जो है 1 to 1 करते रहे। बोलिए। लेकिन हमें नंबर मिला तो हमें भी थोड़ा कहना दो। भारत की राजनीति में हमारी भी हिस्सेदारी है, लोकतंत्र में। ऐसा थोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है। हमारे वाजपेयी जी के बिना थोड़ी लड़ रहे हो आप। हाँ, ये छोटे दलों के लिए तालियां हो जाए, तो हमें भी छोटे दलों के बगैर आगे बढ़, हमें भी समय दिया जाए। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माहिर होते हैं जिस चीज में, कि कुछ आंकड़े ऐसे पेश कर देंगे कि उलझा देंगे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं आपको सीधे सीधे आंकड़ा बताता हूं, और कोई भी गूगल पे चेक कर ले या आलोक जी जवाब दे दें। 1994 में भारत की जो इकोनॉमी थी, जो टोटल 25 लाख करोड़ थी, ठीक है नहीं, उसके 10 साल बाद 2004 में होगी 50 लाख करोड़, 2014 में थी 100 लाख करोड़, अब 10 साल बाद 2024 में वो 200 लाख करोड़ नहीं हुई है, उससे थोड़ा कम है। यानी कि मोदी जी के शासन में जो जीडीपी जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिससे पहले बढ़ रही थी। दूसरा आंकड़ा, पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि जीडीपी से ज्यादा विदेशी कर्ज है। जब मोदी जी आए थे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, जबकि जीडीपी 200 लाख करोड़ नहीं हुई है। नहीं, आप चेक कर लेना। अच्छा कर्जा, हाँ बिल्कुल 200 लाख करोड़ से ऊपर। मोदी जी ने जो मोटे मोटे वादे किए थे, जो बड़ी बात, अभी आलोक जी ने एक बात कहा कि 2047 में, मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ, छोटे छोटे उद्योग जरूर बर्बाद हो। अच्छा बात नहीं है। पर 19 में सीटें तो बढ़ गई। फिर इन्होंने कहा, नहीं सीटें तो तिकड़म से बढ़ी थी। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी होंगे, और वो कौन सी ट्रेन है, वो बुलेट ट्रेन होगी, और रोजगार होंगे। अब 2022 निकल गया, अब कह रहे हैं 2047। किसी विद्वान ने कहा था, आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सबको पूरे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। अब ये देश मूर्ख नहीं बनेगा। कैसे होगा? अभी तो बहुत बात रह रही है, कैसे होगा? मुझे इस पर आपत्ति है। आप देश के वोटर, देश की जनता, पब्लिक, उनकी समझ पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप उन्हें मूर्ख कह रहे हैं। मानक जी, चलो जनता को नहीं, मुझे और आपको बना रहे हैं। आप तो ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। हम मैं और आप मूर्ख नहीं बनेंगे। ओके, पहले वाजपेयी जी बोले। हमारे में कोई लड़ाई नहीं, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी और मैं आपको कोई अपमानित नहीं कर रहा था। थैंक यू भाटी जी। राजकुमार भाटी साहब आ रहा हूँ वाजपेयी जी। थेथराई बतियाना थोड़ी ठीक। भाटी जी एक मिनट, बस एक मिनट। आप लोग को गूगल सर्च पे आंसर मिला? 2014 मई में इकोनॉमी कितनी थी? मैं दोनों बातों का राजकुमार भाटी साहब बोलिए। 400 पर बोलिएगा पहले 400 पर बोलिएगा। 400 पे तो मुझे ये कहना है कि न्यूज़ 24 पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है, बहुत लोकप्रिय है, माहौल क्या है, और उस कार्यक्रम की विशेषता है कि वो अनस्क्रिप्टेड होता है, अनएडिटेड होता है, अनकट होता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, आप उसे दिखाते हो। तो मैं वो कार्यक्रम, मूर्ति धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है, ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये जो माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ाएगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। तो अब इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। और मैं रागिनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है।
दूसरी बात, आप सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से क्यों सांसद चुन के भेजे गए हैं। अब इनकी पार्टी में तो ट्रोलिंग के विशेषज्ञ हैं। किसी को गाली दिलवानी हो, किसी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताना हो, संसद के अंदर ए आतंकवादी चिल्लाना हो, मोदी जी की चरणों में सेना को समर्पित करना हो, तो ये कर सकते हैं। बाहर विदेशों में जाके देश की छवि सुधारने के लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे विपक्षी पार्टियों में, तो इसलिए इनकी मजबूरी है। ये क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पढ़े लिखे सारे विपक्ष में मिलेंगे और मैं तो मानक जी कई बार आपके शो में कह चुका हूँ, इनका लेवल जो है, इनकी दिमागी इनका जो बौद्धिक लेवल है बहुत कमजोर होता है। आरएसएस बीजेपी के लोगों का ये गाली गलौज वही सीखते हैं और लाठी चलाना सीखते हैं, लाठी तलवार चलाना सीखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है इन बेचारों को क्या पता, इनसे अपने लोगों को गाली दिलवा लो आप। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी बड़ी शान में बोल रही थी साजिया जी, और हम भी सहमत हैं। हमारी सेना ने शानदार काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर सफल ऑपरेशन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान के चुन के ठिकानों पे हमला किया है और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो फोटो आप लगा रही हैं, जो होर्डिंग लगा रही हैं, उनमें मोदी जी की फोटो क्यों है? ओरिजिनल बा, सील मोहर बा। उनमें उसमें फौजी ड्रेस में, उसमें उन फौजियों की लगाओ नहीं जिन्होंने शौर्य दिखाया है, जिन्होंने पराक्रम दिखाया है, और कई लोग शहीद हुए, उन शहीदों की लगा देते। तो मुझे तो इन हालात में मानक जी कि सैनिकों से काम लेते हैं, सेना से काम लेते हैं और फिर अपना प्रचार करते हैं। इन हालात में आदरणीय उदय प्रताप जी की कविता की पंक्तियां याद आती हैं। मैं वो बोल के, और टाइम होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वही बोल के अपना समाप्त कर दूंगा कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। और एक और ध्यान देना इस बात पे, सन 14 से इस दिनांक तक 2014 सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सयानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है और अपनी परछाई की तुलना में छोटा इंसान हुआ है। इससे साफ पता चलता है सूरज का अवसान हुआ है। तो ये जो स्थितियां देश की हो गई हैं, और बीजेपी के बारे में बोल दूं, इसी कविता की पंक्ति, क्या जुलूस है, आगे अंधे पीछे सब गूंगे बह रहे हैं। और जो सक्षम है वो लज्जा के पर्दों में पीछे ठहरे हैं, लज्जा के पर्दों में ठहरे हैं, और नया खून आगे आने के बदले पीछे क्रुद्ध खड़ा है, और इस सारे जुलूस के ऊपर एक मुंह बाए गृह युद्ध खड़ा है। ये स्थितियां देश की हैं। गृह युद्ध खड़ा है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कर कैसे रहे हैं, बात? इसलिए कर रहे हैं, कमाल करते हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी का मंत्री एक सैनिक शानदार अफसर को केवल उसके धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन बताया गया, पूरी पार्टी चुप रहेगी। एक सवाल आपसे, उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, पूछिए। एक सवाल और पूछ रहा हूं जो मैंने अभी रागनी से भी कहा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे भाटी जी? सेना ने। इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? आज भी मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन कभी कांग्रेस ने तिरंगा यात्राएं नहीं निकाली थी, कभी कांग्रेस ने वोट नहीं मांगे थे उस पर जाके। ठीक है, अभिषेक कांग्रेस से हमारे बहुत मतभेद रहे हैं पीछे, कांग्रेस के खिलाफ खूब लड़े हैं हम, लेकिन कांग्रेस ने जो शानदार काम किए थे, ऐसा एक भी काम मोदी जी 11 साल में नहीं कर पाए हैं, और श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं। मतलब 19 से पहले आपसे सवाल पूछ लो भाई, देश की सेना जब एक नई परंपरा शुरू हुई इस देश के अंदर, ये कहां तक जाएगी किसी को मालूम नहीं, कि अपने से पहले के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करिए, उनको बेइज्जत करिए, उनको डिस्क्रेडिट करिए और उनको धूल में मिला दीजिए, और सिर्फ अपने बारे में कहिए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं। ये पहले कभी नहीं होता था। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी देखा, मैंने एच डी देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का भी समय देखा। कभी मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं की। लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, सबका अपमान किया जा रहा है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। इतिहास इनको माफ नहीं करेगा, और इतिहास इनके साथ इतना ऐसा बर्ताव करेगा कि फिर कभी कोई इस तरीके से नहीं कर पाएगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं,
वो पीढ़ी कभी आगे प्रगति नहीं कर सकती। नेहरू में 50 गलतियां थी, गांधी जी में 100 गलतियां थी, इंदिरा गांधी में 100 गलतियां थी, लेकिन ये लोग कहां थे जब वो कुर्बानियां दे रहे थे? अपनी बिलों में छुपे हुए थे। ये लोग मुखबिरी कर रहे थे। शर्म नहीं आती? आज नेहरू जी का आप अपमान कर, आप आलोचना करिए ना। खैर मैं उस बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की बहस हो जाती। सबसे बड़ी बात यह कि आप इंदिरा गांधी को लेकर आप गालियां देते दीजिए। यह बताइए कि आप 9 एयरफील्ड पर हमला करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। और आप तो कहते थे हम पीओके लेके रहेंगे। क्यों नहीं लिया भाई आपने? कितनी युद्धबंदी आपने बनाए? और आप तो ये कहते रहे कि नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, ये आप कह रहे थे। आशुतोष जी मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ। एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग का मैसेज यही है ना कि भाई अभी कार्रवाई अधूरी है? मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। हम क्या कह रहे थे? मेजर्ड है। जंग में कुछ भी मेजर्ड नहीं होता। जंग में कोई नॉन एस्केलेटरी नहीं होता। जंग के अंदर शत्रु को जमीन में गाड़ा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जंग में फौज को, शत्रु की फौज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि हम जी आतंकवादियों के गड्ढे हमने तबाह किए हैं, आप पे हमने हमला नहीं किया है।